हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर पे ऑलरेडी सारी वीडियोज आ रखी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो कैपेसिटेंस हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम निकालेंगे कैपेसिटेंस एक स्फेरिकल कैपेसिटर का, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया जिसकी रेडियस है आर, वो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है आर। द चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस। हमने क्यू चार्ज को इसके एंटायर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। ठीक है, कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी कि ये जो हमने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर द सरफेस, इसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे सेंटर से वर्क कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर पर, वो कैसे अज्यूम करना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेट है सेंटर पे, यानी कि जो क्यू चार्ज है, जो ये कि डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पे, वो सारा का सारा क्यू चार्ज कहां पर है, सेंटर पर है, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। तो इसीलिए मेंशन पहले कर दिया, द चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपका क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ओवर इट्स एंटायर सरफेस। इट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसे हम अज्यूम करेंगे स्फीयर के सेंटर पर। ठीक है, करने क्या वाले हैं, कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस आगे। अब एक बात बताओ, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर विल बी। आपका स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर सेंटर से मैं बात करूं और किसी भी पॉइंट पर मैं पोटेंशियल निकालूं, चाहे किसी भी पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, सबकी रेडियस आर है, सबकी रेडियस आर है। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, अगर हमने चार्ज को सेंटर में अज्यूम किया है। तो आप लोगों को पता है पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको डिस्टेंस चाहिए होता है उस चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक का, जिस पॉइंट पर के आपको पोटेंशियल निकालना है। वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई आर रेडियस है, यानी कि जो चार्ज है और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, क्या उन दोनों पॉइंट के बीच में मैं डिस्टेंस आर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/4πε0 Q/r। बिल्कुल क्लियर है, ये तो फॉर्मूला था ही कि पोटेंशियल इक्वल क्या होता था, 1/4πε0 Q/r, यानी कि जो चार्ज है और उनके बीच का डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस, जो चार्ज है और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो भाई हमारा v आ गया 1/4πε0 Q/r। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है, तो जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर सिचुएटेड इन वैक्यूम, हमने माना क्योंकि हम लोगों ने पहले बताई थी कि भाई कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, याद हो तो शेप पर भी डिपेंड करता था, साइज पर भी डिपेंड करता था, और साथ के साथ इस बात पर भी डिपेंड करता था कि आपका कैपेसिटर किस मीडियम में है। तो इसीलिए मेरे भाई देखो इन्होंने मेंशन कर दिया मीडियम वैक्यूम है। मीडियम क्या है, वैक्यूम, यानी इन्होंने मेंशन इसीलिए कर दिया क्योंकि अगर मीडियम मेंशन नहीं करेंगे तो वैल्यू बदलेगी, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मीडियम पर, किस मीडियम में रखा है। तो भाई क्लियर है, वैक्यूम में रखा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो v पता चल गया 1/4πε0 Q/r। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है हमारी, Q/v। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो हमारा कितना होता है, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल। तो Q/v। अब आपको Q ऐसे रहने दो, v पोटेंशियल, आपको v पता है कितना निकला, 1/4πε0 Q/r। तो क्या मैं v की वैल्यू जो कि 1/4πε0 आई है उसको मैं पुट कर सकता हूं यहां पे। तो Q/v किया तो 1/4πε0 Q/r किया, तो Q से Q कट गया, 4πε0r ऊपर आ गया। तो आपको वैल्यू मिल गई कैपेसिटेंस की स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कितनी, 4πε0r। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 4πε0 कैसे हो गया, दिख रहा है ना, 1/4πε0r बचा ना। तो भाई क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो कैपेसिटेंस आपका आ गया 4πε0r, यानी कि जो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है वो इतना होता है 4πε0r। यानी यहां से मैं कुछ कह सकता हूं क्लियरली,
द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो ऑब्वियसली जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस पर डिपेंड करेगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो शेप पर और साइज पर डिपेंड करता है। अगर रेडियस ज्यादा स्फीयर बड़ा, रेडियस और ज्यादा स्फीयर और बड़ा, रेडियस छोटी सी स्फीयर छोटा सा, तो भैया जब आपका साइज बदलेगा तो कैपेसिटेंस बदलेगा। ये बात तो पहले ही कह दी गई थी कि जब पढ़े थे फैक्टर जिन पर की कैपेसिटेंस डिपेंड करता था, वही बात है यहाँ कह दी फॉर्मूले के अंदर कि भैया कैपेसिटेंस आपका प्रोपोर्शनल है रेडियस के। रेडियस बदली कैपेसिटेंस बदल जाएगा। C इक्वल टू 4πε0 R। तो वो तो ऑब्वियसली है, R बड़ा होगा तो शेप बदलेगी, साइज बदलेगा, शेप तो नहीं बदलेगी, साइज बदलेगा। तो साइज बदलेगा तो कैपेसिटेंस भी बदलेगा। तो याद रखना कि 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ε0। हाँ, अब ε0 आपका तब बदलेगा जब मीडियम बदलेगा। लेकिन मेरे भाई अभी इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हमने कहाँ रखा हुआ है कैपेसिटर को, वैक्यूम में, तो ε0 यूज कर लो। अगर कुछ और होता तो ε0 की जगह पर उसके अकॉर्डिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक यूज होगा। वो बाद में बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक की भी। अभी हम मान के चल रहे हैं वैक्यूम में है, ε0 यूज होगा। यानी कैपेसिटेंस 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट, आर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। रेडियस बदलते रहो, कैपेसिटेंस बदलता रहेगा। ठीक है भाई, इसे याद रखना फॉर्मूले को। आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि लेट अस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैराड। यानी ये जानना चाहते हैं कि इतना तो क्लियर हो गया कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, 4πε0 R। तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस हमने निकाला 4πε0 R, 4πε0 R निकाला, इसमें ये जानना चाहते हैं कि कितना रेडियस रखें कि कैपेसिटेंस 1 फैराड हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई आपका कैपेसिटेंस क्या है, 4πε0 R है। अब ये चाह रहे हैं कि मैं कितना रेडियस रख दूं जिससे कि मेरा कैपेसिटेंस 1 फैराड आ जाए। कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है। क्यों क्यूरियोसिटी है? क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में एक बात सुनी थी मेरे मुंह से कि भाई 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो ये चेक करना चाह रहे हैं कि पता तो चले कितनी बड़ी यूनिट होती है। 1 फैराड के लिए कितना बड़ा स्फीयर चाहिए होगा, कितना रेडियस का स्फीयर चाहिए होगा, कम से कम पता तो चले कि कितनी बड़ी वैल्यू है 1 फैराड। तो अब पता चल जाएगी कि 1 फैराड कितनी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि देखा जाएगा कि 1 फैराड कैपेसिटेंस के लिए कितना बड़ा कंडक्टर चाहिए होगा, यानी कि कितनी ज्यादा उसकी रेडियस होगी, कितना साइज उसका बड़ा होगा। चेक करते हैं। तो इन्होंने देखा R इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4πε0 C। भाई ये कंफ्यूज मत होना यार, C इक्वल टू क्या होता है, 4πε0 R। अब कोई चाहता मैं R निकालूं तो क्या करो, 4πε0 को यहां पहुंचा दो तो फॉर्मूला बन जाएगा C/4πε0 इज इक्वल टू R। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इसमें तो किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता। तो C/4πε0 इक्वल टू R एक फॉर्मूला बन गया। अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो स्फीयर की तो आपको कैपेसिटेंस पता हो, 4πε0 तो कांस्टेंट है ही, तो इन्होंने वही किया C/4πε0। अब आपको 1/4πε0 की वैल्यू पता है, चैप्टर 1 में पढ़ी थी, हाँ कि ना? ये आपको पता होनी चाहिए। 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹। कितनी होती है? 9 × 10⁹। तो 1/4πε0 या ऐसे कह लो जो ये है 1/4πε0, इसकी तो वैल्यू सीधी सीधी मिल गई 9 × 10⁹। तो कितना हो गया रेडियस जो अपन का आ गया 1 कैपेसिटेंस के लिए 9 × 10⁹ मीटर आ गया। कितना आ गया वो रेडियस जो हमारा है 9 इंटू, तो कैपेसिटेंस हमारा 1 फैराड, तो C की वैल्यू 1 पुट कर दो तो इंटू 1। तो भाई कैपेसिटेंस जब 1 फैराड रखा तो रेडियस कितनी निकल के आई, 9 × 10⁹ मीटर। लो किलोमीटर में कर लेते हैं, 3 का डिवाइड कर दो तो 9 × 10⁶ किलोमीटर लो, इतना मान लो। यानी 9 × 10⁶ किलोमीटर की रेडियस का आपको स्फीयर चाहिए, जिस स्फीयर का कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा, सिर्फ 1 फैराड। अब कंपेयर करें, फील करना चाहते हो कि 1 ये कितनी बड़ी रेडियस होगी। अब फील करो कि भैया जो रेडियस अर्थ की है ना, द रेडियस इज अबाउट 1500 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ। अब लगा लो अर्थ की रेडियस जो है, मतलब अर्थ तो इतनी बड़ी है साइज में, अर्थ की रेडियस का भी 1500 गुना ज्यादा है। 1500 टाइम ज्यादा अर्थ की रेडियस, तो 6 × 10⁻³ किलोमीटर है। ये तो जा रहा है भैया 9 × 10⁶ किलोमीटर। आ रही है बात समझ में?
तो अर्थ से भी 1500 गुना बड़ा कोई स्फीयर लेना पड़ेगा, तब उसका कैपेसिटेंस ओनली 1 फैराड आएगा। तो अब सोच लो कि छोटी छोटी चीजों में कितना कैपेसिटेंस होगा। ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूं। तो फील हो गया मेरे भाई कि अगर 1 फैराड कैपेसिटेंस भी कंडक्टर पर चाहिए, स्फीयर कंडक्टर पर, तो अर्थ से भी 1500 ज्यादा गुना बड़ा, 1500 टाइम्स ऑफ अर्थ हमें एक स्फीयर लेना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल होगा कि अर्थ के अंदर ही अर्थ से 1500 गुना बड़ा स्फीयर ले लो? नहीं होगा। तो समझ लो 1 फैराड बहुत बड़ी वैल्यू है। तो क्लियर हो गया कि 1500 टाइम्स ज्यादा है। आगे छोटी सी और बात कर लेते हैं। 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। वो तो पहले भी बोला था कि भैया बहुत बड़ी यूनिट है। अगर 1 फैराड कैपेसिटेंस चाहिए तो कम से कम 9 × 10⁹ मीटर रेडियस का स्फीयर ले आओ, उसका कैपेसिटेंस मिल जाएगा 1 फैराड, इतना स्टोर कर लेगा। ठीक है, आगे इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर समझ आ गया होगा, उसका फॉर्मूला आपको याद रहेगा, C = 4πε0r होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो भी आज हमने की, मैं मान के चलता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और बाकी मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर से बोल रहा हूं, कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी फीडबैक देना हो, या कुछ भी आपको लग रहा है कि सर यार ये थोड़ा सा चेंज हो जाए ऐसा मेथड, या कुछ भी सजेशन है, भाई मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।